हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आधारशिला आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने संघीय कार्यपालिका, जो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हम लोग कवर कर रहे थे, उसका सिलेबस उसी में। तो संघीय कार्यपालिका में हम लोगों ने 2 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अगला, यानी राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक। इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री वाले टॉपिक को भी इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भारत में यूएसए से लिया गया है। जैसे यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है, वहीं से प्रेरणा लेके भारत में भी इस पद को रखा गया है। अब सीधे चलते हैं इनकी, ये मैंने कुछ हेडिंग्स लिख दी हैं, इसी के अंतर्गत देखेंगे हम लोग इस टॉपिक को। तो पहली जो चीज़ है वो है योग्यता, कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है। तो जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति में देखा था कि पहली चीज़ तो कोई ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए उसको। ठीक, अगली चीज़, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो राष्ट्रपति में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है राज्यसभा का सदस्य। ठीक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सदस्य की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष कंप्लीट हो। ये हो गई इनकी योग्यता। ठीक, अब अगली चीज़ निर्वाचन, इनका इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, उपराष्ट्रपति। निर्वाचन की पद्धति तो वही है जो राष्ट्रपति में थी, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक, प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका भी चुनाव होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और उसमें अपन ने देखा था कि जैसे राष्ट्रपति में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए थे, इनके लिए कितने चाहिए, इनके लिए 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक। ठीक, ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक कहाँ के होंगे, कौन लोग होंगे, क्या आम जनता में से होंगे, नहीं, ये वही लोग होंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो लोग वोटिंग करते हैं। और वोटिंग कौन करते हैं, वोटिंग करते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। यानी कि यहाँ पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, केवल लोकसभा और राज्यसभा के। यानी कि यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाएं या दिल्ली पुडुचेरी जो हमने देखा था, उनमें से कोई भी लोग इनकी वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक, तो ये जो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे, ये कहाँ से आएंगे, या तो ये लोकसभा से या राज्यसभा से, या कुछ लोकसभा से कुछ राज्यसभा से। ये हो गया इनका निर्वाचन या निर्वाचन का तरीका। ठीक है, यही चीज़ थी इसमें खास बात। अब अगली चीज़ शपथ, इनको शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ स्वयं राष्ट्रपति दिलाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। मतलब अगर राष्ट्रपति मान लीजिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, किसी कारणवश शपथ दिलाने में असक्षम है, तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएगा। ठीक, कार्यकाल, उपराष्ट्रपति जैसे सभी लोग हैं 5 वर्ष, वैसे ये भी 5 वर्ष तक रहेंगे, या इससे आगे भी रह सकते हैं जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुन करके ना आ जाए। तो ये 5 वर्ष तक रहेंगे। हालांकि
इनके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, अब इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी उपराष्ट्रपति को? वहाँ तो हमने देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में है इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो महाभियोग वाली प्रक्रिया उपराष्ट्रपति में नहीं है, ये थोड़ी साधारण प्रक्रिया है। तो हटाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ हटाना। हटाने के लिए क्या चाहिए? हटाने का जो प्रस्ताव है ना, ये केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक, हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से ही शुरू होगा, लोकसभा से शुरू नहीं हो सकता। और राज्यसभा में जब शुरू होगा तो यहाँ पे कौन से बहुमत? तो प्रभावी बहुमत। ठीक, और फिर ये जाएगा कहाँ? लोकसभा में, और लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, या इसी को देन मेजॉरिटी भी कहा जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा में जितने भी तात्कालीन सदस्य हैं उनका बहुमत। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मान लीजिए कुछ राज्यसभा की सीटें खाली हैं, है ना, तो उनको हटा दिया जाएगा और जितने बचेंगे, जितने लोग, उनका बहुमत, ये हो जाएगा प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी या देन मेजॉरिटी। और फिर लोकसभा का साधारण बहुमत। लोक साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित हुआ मतदान देने वालों का बहुमत। ठीक, इसके द्वारा उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटा दिया जाएगा। अब अंतिम जो बचा है ये हो गया उपराष्ट्रपति। इतना ही है उपराष्ट्रपति में, बस शक्तियाँ। तो शक्तियाँ क्या है? शक्तियाँ इनकी अलग से कुछ भी नहीं है, बस एक खास बात ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति, है ना। ये मुख्य कार्य इनका क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, ये मुख्य काम है। इसके अलावा कब? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या उनकी मृत्यु हो जाए या और किसी कारणवश राष्ट्रपति जो हैं अपने पद के कार्यों को करने में असमर्थ हो जाए, तब उपराष्ट्रपति की भूमिका आएगी कि उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक काम बस यही याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति या राज्यसभा का सभापति भी उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक, तो यही था छोटा सा टॉपिक आपका उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग इसको मिटा के आगे प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री, अगला टॉपिक जो है। अब अच्छा एक चीज़ और समझिएगा इसमें कि जो भारत का प्रधानमंत्री है ये ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है ना। जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख तो माने जाते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? भारत में नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। ठीक, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की है। जैसे वहाँ पे जो वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख एक ही होता है, यानी कुल मिला के पूरी शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं अमेरिका में, वैसे ही भारत में जो व्यवहारिक शक्तियाँ हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के पास हैं, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो वास्तविक प्रमुख है, इसीलिए इसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। इसी प्रकार अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो होते हैं डी ज्योर, इसको भी लिख देता हूँ, राष्ट्रपति को डी ज्योर एग्जीक्यूटिव। ठीक, अब चलते हैं सीधे आगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अभी तक तो किसी एग्ज़ाम में दिखा नहीं मुझे डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, लेकिन क्या पता जिस तरह के एग्ज़ाम के ट्रेंड्स बदल रहे हैं और किस तरह के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों याद रखिएगा। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री। और डी ज्यूरे या डी ज्योर JURE एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति को बोला जाता है। ठीक, देखिए प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जो किसके द्वारा होती है? ये होती है राष्ट्रपति द्वारा।
और ये बात कहाँ कही गई है, ये है आर्टिकल 75 में कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक, अब ये नियुक्ति कैसे होती है, किसको कर देगा? तो राष्ट्रपति उसी को करेगा जिस दल के नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। उस दल का जो भी नेता होगा, यानी एक दल है, मान लीजिए एक दल जीत के आ गया, XYZ 3 वो है, या सीधे मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है, जैसा वर्तमान में चल रहा है, तो बीजेपी जो पार्टी है वो अपना नेता चुन के बता देगी कि फला फला व्यक्ति हैं, मोदी जी हैं, इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दीजिए, तो राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। मान लीजिए कोई भी दल अगर बहुमत में नहीं होता, तब क्या करेगा? तब राष्ट्रपति ये करेगा कि भैया आप लोग गठबंधन कर लो किसी और दल से, मतलब साठ गांठ करके बना लो कैसे भी, तो मैं कर दूंगा। अन्यथा ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही है, तो जो सबसे बड़ा दल होगा, जिसने सबसे अधिक सीटें ली होंगी लोकसभा में, उस दल के नेता को और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, और फिर उन लोगों को 1 महीने के अंदर लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होगा। विश्वास मत का हम लोग आगे समझेंगे। छोटे से शब्दों में अगर बता दूं विश्वास मत, कि लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दें कि हाँ भाई हम लोग इतनी इतनी सीटें आ गए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अच्छा देखिए, अगर प्रधानमंत्री में कोई योग्यता बोले कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता ये होनी चाहिए, योग्यता तो वैसे कुछ भी नहीं है, बस एक ही योग्यता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। बहुमत प्राप्त, मान लीजिए बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो गया है और वो ऐसे ही किसी व्यक्ति को खड़ी कर दे रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते 6 महीने के अंदर, 6 महीने का उसके पास टाइम होगा कि या तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाए या राज्यसभा का सदस्य बन जाए, मतलब कि लोकसभा का सांसद निर्वाचित हो जाए या फिर राज्यसभा का सांसद निर्वाचित हो जाए। तो अगर कोई पूछता है कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो कि ना तो लोकसभा का सदस्य हो ना ही राज्यसभा का, तो हाँ बन सकता है। कब तक अवधि है, उसको कब तक का समय दिया जाएगा कि आप सांसद बन जाओ, तो 6 महीने के भीतर भीतर उसको सांसद बनना होगा। ठीक, तो ये हो गई नियुक्ति। अब इनकी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल ऐसा भी बोला जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति जब चाहें तब उसको हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में क्या है कि जब तक उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, और 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है लोकसभा का, तो 5 वर्ष तक बने रहेंगे। अगर लोकसभा में उनका बहुमत समाप्त हो गया या कम हो गया तो प्रधानमंत्री उनको, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक, शपथ हो गया, इसके बाद कार्यकाल हो गया, अब बचा क्या? इनकी शक्तियां बची। ठीक, तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं या प्रधानमंत्री के लिख देता हूं कर्तव्य। शक्तियां तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही हैं, क्योंकि वास्तविक प्रमुख तो वही हैं। इनके मुख्य जो कर्तव्य हैं इनका वर्णन है आर्टिकल 78 में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या होगा? प्रधानमंत्री जो है, जो मंत्रिमंडल के जो कार्य होंगे, मंत्रिपरिषद के कार्य, उनसे अवगत कराएंगे ये राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सलाह देंगे और सिफारिश करेंगे कि अगर लोकसभा विघटित करनी है तो ये सारी सेवा, सत्र बुलाने के लिए, सत्र आहूत करने के लिए, सत्र अवसान करने के लिए राष्ट्रपति को ये बोलेंगे प्रधानमंत्री, तो उसके अनुसार फिर राष्ट्रपति सत्र आहूत करेगा या सत्र अवसान करेगा। अच्छा, खास बात ये, शक्तियों में एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री की यदि अपने पद में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो भी मंत्रिपरिषद विघटित हो जाएगी। पूरी जो मंत्रिपरिषद है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, यानी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक प्रधानमंत्री।